आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और खबरों का सिलसिला शुरू करें बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़ी हुई। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है और अब इस सीट से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव होगा, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वायनाड सीट छोड़ना राहुल गांधी के लिए आसान फैसला नहीं है। माना जा रहा है कि वायनाड सीट कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट है। राहुल गांधी यहां से 4,31,000 वोटों से जीते हैं। वहीं रायबरेली में राहुल 3,90,000 वोटों से जीते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि प्रियंका को बलि का बकरा बनाया गया है। तो लगातार लंबे समय से कई तरह की अटकलें थी कि दोनों लोकसभा सीटों में से राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, किससे सांसद रहेंगे, वो अब साफ हो गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर के बयान भी दिया है। उनके बहुत नज़दीक है, उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या है, राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर काबिज रहेंगे और इसके साथ ही प्रियंका गांधी पहली बार अब खुले तौर पर एक राजनीति में आ रही हैं और वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त में देखा जा सकता है, राहुल गांधी को देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अपने सहयोगी के साथ निकल रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने खुद आज एक बड़ा फैसला किया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मामले पर खुल करके बातचीत करते हुए कहा कि वो चाहे रायबरेली की बात करे या केरल की बात करे, वहां के जनता का उनका बहुत प्यार मिला और रायबरेली की सीट वो उसको कायम रखेंगे। देखा जा सकता है मेरे ठीक पीछे राहुल गांधी जो है अब अपनी बहन से मिलकर, जो प्रियंका गांधी है उनके साथ में मिलकर के अब यहां से रवाना हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज बेहद भावुक होकर, जिस तरह से एक इमोशनल अंदाज में उन्होंने खुले दिल से कहा कि रायबरेली की सीट जो है वो भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वायनाड का सीट भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके बाद उन्होंने जो जिस तरह से ऐलान करते हुए देखा जा सकता है, ठीक हमारे पीछे सोनिया गांधी जो हैं वो भी अब निकलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर काफी देर तक महत्वपूर्ण बैठक होती रही, और महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी अब बाहर निकलते हुए, और सोनिया गांधी जिस तरह से देखा था अपने आवास से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तमाम आज देखा जा सकता है कि वो एक साथ थे और एक साथ मिलने के बाद आज बेहद भावुक आज नजर आ रही थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तकरीबन 2 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये बड़ा जो फैसला लिया गया, जो बड़ा ऐलान किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर रहेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी सीट जो है
वायनाड का उस सीट के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये दो पूर्व है और जिस पर जो है आने वाले दिनों में और काफी राजनीति जो है वो देखने को मिलेगा। तो उप लोकसभा चुनाव जो होना है उसमें देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में राजनीति कांग्रेस की तरफ से होती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बाबरी का चैप्टर स्कूली किताबों से भी क्लोज हो चुका है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है और इसके बाद हंगामा मच गया। एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया, जिसके बाद कई मौलाना भड़के हुए हैं। कुछ लोग इसे इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ बता रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि सरकार मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना चाहती है। तो एनसीईआरटी की किताब से बाबरी का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है और इसमें खास तौर पर ऐसे चैप्टरों को हटाया जा रहा है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो। और ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। हमें किसी धर्म से बच्चों को नहीं लड़ाना है। इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे, तो कम से कम अब जब सरकार है तो सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी और जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे ढांचे बनाए थे, वहाँ पे तो नमाज भी नहीं होती है। तो इसका चित्रण करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के कई श्रद्धालुओं का नरसंहार आतंकियों की तरफ से किया गया और इसी कश्मीर के लिए आज देश के जवान जंगलों में दिन रात आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और इससे जम्मू में अमन कायम हो सके, यही इसके पीछे मकसद है। उसी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। 24 घंटे पहले गृह मंत्री ने हाई लेवल बैठक ली और आज ही सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और वहां काउंटर ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली है। तो हंदवाड़ा में एक आतंकी भी पकड़ा गया और बांदीपुरा के इलाके में एक आतंकी को मार गिराया गया। रिपोर्ट देखिए। आतंक के सफाई का सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो कायर आतंकी मौत से बचते हुए जंगलों में छिपे थे, उनके भी खात्मे का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। पिछले 4 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे एक्शन में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 13 जून को। 13 जून को पीएम मोदी ने जम्मू के हालात पर बुलाए रिव्यू बैठक में आतंक के खात्मे के लिए पूरी क्षमता के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इसके बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उन्होंने घुसपैठ के सभी रास्तों को सील करने की सलाह दी। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और वहां सुरक्षा के हालात और काउंटर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। बांदीपोरा में ही एक आतंकी मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हंदवाड़ा में हिजबुल के इस आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। इस आतंकी पर कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल होने का आरोप है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया।
इस इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के आरागम इलाके में रविवार देर रात शुरू हुई थी। एक आतंकी के ढेर होने के बाद अब दूसरे आतंकी की तलाश के लिए सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकियों की तलाश में त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन को भी अभियान में लाया गया है। रियासी हमले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। एनआईए में एसपी लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुटे हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों को पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। फौज और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहने और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए जम्मू में अचानक से छोटे छोटे आतंकी संगठन सामने आकर आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने की साजिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम दिया है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने एनएसए के साथ बैठक की है और आतंक के फन को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी है, इसके बाद आतंक के फाइनल अंत की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के नई जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। मालगाड़ी ने ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी और इस हादसे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हादसा मानवीय भूल है या फिर मशीन फेल हुई है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जवाबदेही देगा? पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार सुबह 8:55 पर भयानक हादसा हो गया। सिलीगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। अचानक एक तेज आवाज आई। एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सवार यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डीरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त वहां कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब लोग राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं। स्थानीय संस्था द्वारा भी मदद के लिए आगे आया गया है और यहाँ पे जो भी परिजन हैं उनके लिए और लोगों के लिए राहत के साथ खाने पीने के भी कुछ सामग्री, चूँकि देर हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो कुछ न कुछ लोगों के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। हादसे के कुछ ही घंटे बाद रेल मंत्री भी वहां पहुंची और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव की परवाह है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। रेल अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे गार्ड वाले डिब्बे और पार्सल को टक्कर लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियरबाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्क्यू ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द साइट। पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं और अब रेलवे ट्रैक को खाली कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हादसे की वजह से 19 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, तो वहीं कई ट्रेन के रूट को भी बदल दिया गया है। और चलिए अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली में पेयजल किल्लत को लेकर के मची हुई लगातार क्रिया प्रतिक्रियाओं की। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से पानी की पाइपलाइन इन दिनों सूखी हुई है, लोग परेशान हैं। पीने के पानी के लिए जल बोर्ड के टैंकरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ रहा है। दिल्ली के अगर खास इलाकों की बात करें तो संजय बस्ती, ओखला, गोविंदपुरी, गीता कॉलोनी समेत कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की किल्लत ज्यादा देखने को मिल रही है और पानी का टैंकर आते ही अफरा तफरी मच जाती है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। पानी के टैंकर आते ही मारामारी मच रही है। टैंकर नहीं आता, पर लेकिन कोई ऐसा लाचारा का डब्बा उठा नहीं सकता, बेचारा भूखा प्यासा ही मरेगा। टैंकर के ऊपर तो मारपीट बहुत ज्यादा होती है। ये बात आपने पहुंचाई है? अरे कहाँ पूछाएं, कोई आगे खड़ा होगा जब तो पूछाएं। तो कोई नेता है जो लोकल आकर के देखते हैं? कोई भी नहीं आता, खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट करने आते हैं और कोई नहीं आता। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई जगहों पर खाली मटका लेकर पहुंचे और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि टैंकर माफिया और पानी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से केजरीवाल सरकार ने जल संकट पैदा किया है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन को बीजेपी का ड्रामा बताया। आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए। राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे, फोड़ रहे।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दक्षिण दिल्ली की मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह जल बोर्ड की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही है। एक दिन पहले आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर पाइपलाइनों की सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके और निजामुद्दीन इलाके में पाइपलाइनों को चेक करते नजर आए। आतिशी ने दावा किया है कि पानी की कमी बीजेपी का षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसा रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना। षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है। 1 दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार। तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।